हे एवरीवन, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूर एनी टाइम क्लासरूम। तो गैस अभी चल रहा है हमारा बिहार ईएसआई यानी इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का टेस्ट सीरीज। इसी सीरीज में आज हम लोग करने जा रहे हैं एक और सेट। और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक लाइक कर दो यार। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं सबको बुला लो जल्दी से, ताकि हम लोग सब मिलके सेट शुरू कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सुनीता लाकड़ा ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है, वह किस खेल से संबंधित है? कौन? सुनीता लाकड़ा। सुनीता लाकड़ा किस खेल से संबंधित है जिन्होंने अभी संन्यास लिया है? यह हॉकी से संबंधित खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर क्या कर दिया है? रेलवे सुरक्षा बल, जल्दी बताओ क्या कर दिया है? तो हो गया है अब ये भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 77वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार दिए गए, जिनमें किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? 77th गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। आपको ध्यान से देखना है पुरस्कार कौन सा पूछा गया है, अलग अलग पुरस्कार का अलग अलग आंसर है, ठीक है। तो यहाँ सही आंसर क्या होगा? जॉकिन फोनिक्स। इनको 77वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के 7वें बल्लेबाज बने? एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के 7वें बल्लेबाज कौन बने हैं? कौन बने हैं? ये बने लियो कार्टर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा हेतु दामिनी नामक हेल्पलाइन लॉन्च किया है? दामिनी नामक हेल्पलाइन किसने लॉन्च किया है? ये किया है उत्तर प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? श्रीलंका में भारतीय राजदूत कौन है? ये है गोपाल बागले, ठीक है। घाना में भारतीय राजदूत कौन नियुक्त किए गए? घाना में भारतीय राजदूत कौन है? ये है सी सुगंध राजाराम, ठीक है। सी सुगंध राजाराम ये कहाँ है? ये है घाना में, और गोपाल बागले हैं श्रीलंका में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में अम्मा वोडी योजना की शुरुआत की है? अम्मा वोडी योजना, इसकी शुरुआत अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के सरकार के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 15 जनवरी 2020 को कौन सा भारतीय सेना दिवस मनाया गया? 15 जनवरी 2020 यानी इस वर्ष कितनवां सेना दिवस था? ये था 72वां सेना दिवस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? सहज प्रणाली का परिवर्धन कौन सा क्रिया है? वह है स्वपोषी क्रिया, ठीक है। स्वपोषी क्रिया है सहज प्रणाली का परिवर्धन क्रिया। अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? किसका अध्ययन है? यह है अनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है, मेंडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? मेंडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? यह है लैंगिक जनन पर। किस पर? लैंगिक जनन पर। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण किसमें मिलता है? भ्रूण किसमें मिलता है? तो भ्रूण बीज में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, दुमट्टी या लौम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? दुमट्टी या लौम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? कौन सा कण मिलता है? जल्दी बताओ। ये मिलता है बालू कण, चिकना कण, पांसु कण, सभी। तो ये इन सभी प्रकार के कणों को आपको दुमट्टी या लौम मिट्टी में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किससे मिलता है? एक ही प्रकार का परमाणु किससे मिलता है? किससे मिलता है? यह मिलता है प्राकृत तत्व से। प्राकृत तत्व से एक ही प्रकार का परमाणु मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, या सेल के किस पार्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो यह क्लोरोप्लास्ट में होता है। अगला क्वेश्चन है, खाने का नमक यानी NaCl किससे बनता है? कैसा एसिड और बेस का रिएक्शन होता है? आपको पता है सॉल्ट जो है वह एसिड और बेस के रिएक्शन से होता है। तो नमक जो है खाने वाला वह मजबूत अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के मिलने से बनता है। अगला क्वेश्चन है, लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? कैसे होता है? जीन की समीपन यानी ब्लेंडिंग से, क्रोमोसोम में बदलाव से,
या जीन के मिश्रण या सफलिंग से। इन सभी तरीकों से लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अरब सागर के पानी का औसतन खारापन कितना है? अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है लगभग 35 पीपीटी। ठीक है, 35 पीपीटी लगभग है अरब सागर के पानी का खारापन। अगला क्वेश्चन है 2G स्पेक्ट्रम में G का क्या अर्थ है? तो आसान सा क्वेश्चन है। G का अर्थ क्या होता है? यहाँ पे होता है, क्या होता है? जनरेशन। ठीक है, सेकेंड जनरेशन 2G स्पेक्ट्रम हुआ। अगला क्वेश्चन है बिल तथा मेंडिला गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम अववाहन किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? अववाहन बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा ये एक प्रोग्राम है, किस चीज़ के लिए आपको ये बताना है। किस चीज़ के लिए है? यह है HIV एड्स के खिलाफ। ठीक है, क्या है नाम इसका? अववाहन। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता के निम्नलिखित कारणों पर विचार कीजिए। यानी भारत में जितने भी राज्य विद्युत बोर्ड हैं, स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड है, वह सभी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, ये आपको पता है। ठीक है, तो इसका क्या कारण है जो वहाँ पे फाइनेंशियल क्रंचेस रहते हैं? पहला क्या है? कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली विक्रय। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। आपको जो बिजली मिलता है वो सब्सिडी पे मिलता है और लागत जितना है उससे भी कम पर आपको दिया जाता है। ये भी एक कारण हो सकता है इनकी फाइनेंशियल क्रंचेस का कारण। ठीक है, अगला क्या है? प्रसारण एवं संवितरण हानियाँ काफ़ी ज़्यादा होती है। बिल्कुल, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जो मीडियम का इस्तेमाल किया जाता है और रास्ते में यानी ट्रैवलिंग के दौरान बहुत सारा एनर्जी जो है वो वेस्ट होता है, ये भी कारण है। यानी पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया। तीसरा क्या है? राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी, ये भी सही है। ठीक है, तो आपका तीसरा भी पॉइंट सही है। और चौथा क्या है? राज्य सरकार ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों को कार्यान्वित किया है। क्या है कि राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों को कार्यान्वित किया है, ये भी सही है। बहुत जगह आप देखते हो, अभी जैसे दिल्ली का आप देख रहे हो, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्री है 200 यूनिट तक। तो ऐसे स्टेप्स भी लिए जाते हैं राज्य सरकारों के द्वारा। ठीक है, जो सामाजिक कल्याण के लिए इसको फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं दे दिया जाता है, या जितने भी आपके सामाजिक सरोकार वाली चीज़ें हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो ये सभी का जो खर्चा है वो सरकार को बेयर करना पड़ता है। इस कारण से जो बोर्ड है वह फाइनेंशियल क्राइसिस में रहता है। ये भी आपका सही है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 और 4 चारों पॉइंट सही है। अगला क्वेश्चन है कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया? द्रुत डाक सेवा, इसका आरंभ डाक विभाग ने कब किया था, ये आपको बताना है। कब किया था? ये किया था 1986 में, और ये कुरियर सेवा को कॉम्पीट करने के लिए था, कुरियर सेवा से। अगला क्वेश्चन है भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? दूरभाष यानी टेलीफोन का यहाँ पे शुरुआत किस वर्ष से हुआ? कब से हुआ? ये हुआ 1861 में। ठीक है, 1861 में पहली बार यहाँ पर टेलीफोन सेवा जो है वह चालू की गई थी। अगला क्वेश्चन है राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? अच्छा, नाम तो इनका आप जान ही रहे होंगे राजकुमार शुक्ला के बारे में। इन्होंने गांधी जी को आमंत्रित किया था चंपारण जो यहाँ पे सत्याग्रह हुआ था वो उस चीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, किस गांव से ये थे? ये थे मुरली भरावा गांव से। किस गांव से थे? मुरली भरावा गांव के ये निवासी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जल का जमकर बर्फ बनना निम्न में से कौन सी परिवर्तन है? आसान सा क्वेश्चन है। जल अगर बर्फ बन रहा है तो वह एक भौतिक परिवर्तन। ठीक है, वैसे बच्चों के लिए जिनको ये क्लियर नहीं है मैं बता देता हूँ, मैक्सिमम बच्चों को तो ये क्लियर ही होगा, तो आप लोग भी थोड़ा सा पेशेंस रख लो। देखो, दो तरह के रिएक्शन होते हैं, भौतिक रिएक्शन और रासायनिक रिएक्शन, यानी फिजिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन। फिजिकल रिएक्शन वो होता है, अगर आसानी से समझने के लिए, अगर आप जो रिएक्शन हुआ उसके बाद फिर से उसको पुराने वाले कंडीशन में लेकर जा सकते हो। जैसे जल से जमकर बर्फ बना, ये था जल, ये है बर्फ। अब बर्फ से आप क्या जल नहीं बना सकते हो? बना सकते हो, तो ये हो गया फिजिकल रिएक्शन। लेकिन वैसा रिएक्शन जिसमें केमिकली चेंज हो जाता है उसका कॉम्बिनेशन, और आप फिर से उसको पुराने वाले कंडीशन में नहीं लेकर जा सकते। जैसे ये है दूध और आपने इसको जमा दिया, अब बन गया ये दही। क्या दही से दूध बना सकते हो? नहीं। बस यही चीज देखना, क्या आप पुराने वाले कंडीशन में लेकर जा सकते हो? अगर नहीं तो वो हो जाएगा केमिकल रिएक्शन, अगर हाँ तो वो हो जाएगा फिजिकल रिएक्शन। ठीक है, यहाँ आपका आंसर फिजिकल रिएक्शन हो जाएगा। क्लियर है?
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एल्यूमिनियम की मिश्र धातु है? जल्दी बताओ, एल्यूमिनियम की मिश्र धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम की मिश्र धातु इसमें से चारों में से बताना है आपको, कौन सी है एल्यूमिनियम की मिश्र धातु, कौन सी है? तो यह है मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है यह एल्यूमिनियम की मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की वेधन क्षमता सर्वाधिक है? किस विद्युत चुंबकीय तरंग की वेधन क्षमता सबसे अधिक है? किसकी है? यह है गामा किरणों की, ठीक है। सबसे शॉर्ट हाइट भी इसी का होता है, लेकिन पेनिट्रेटिंग पावर जो है ये सबसे अधिक होता है गामा किरणों का। अगला क्वेश्चन है, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है? ये होता है अवतल दर्पण का। ये दो चीजें आपसे पूछी जाती है, हेडलाइट और मिरर। मिरर अगर पूछा जाता तो वहां हो जाता है उत्तल दर्पण, लेकिन हेडलाइट पूछा जा रहा है इस कारण से होगा अवतल दर्पण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजकोषीय नीति किससे संबंध रखती है? राजकोषीय नीति किससे संबंध रखती है? जल्दी बताओ, राजकोषीय नीति किससे संबंधित है? तो राजकोषीय नीति सरकारी राजस्व, सरकारी खर्च व ऋण, बैंक दर नीति। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा डी, सरकारी राजस्व और सरकारी खर्च व ऋण, इन दोनों से राजकोषीय नीति संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस देश का जीवन स्तर किससे जाना जाता है? किसी देश का जीवन स्तर किससे जाना जाता है? आप किसी देश का जो जीवन स्तर है वो कैसे पता कर सकते हो? गरीबी के अनुपात से, प्रति व्यक्ति आय से? बिल्कुल सही, प्रति व्यक्ति के आय से ही आप उस देश का जीवन स्तर का पता कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साइकिल चालक को वर्तुल गति में झुकना चाहिए, ठीक है। अगर वह रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, वो घूम रहे हैं कहीं पे इस तरह से, ठीक है, गोलाई में, तो उस गति में उनको झुकना चाहिए। किस तरफ झुकना चाहिए? तो उनको किस तरफ झुकना चाहिए? उनको केंद्र की ओर तिरछा होकर झुकना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से समजात अंग हैं? दो तरह के अंग होते हैं, अगर आपको ये क्लियर करना है तो देखो, बायो से जिसको भी प्रॉब्लम है, तो मैंने बायो का कुछ सेशंस लिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने वहां पे कवर किए हैं और सबको एक्सप्लेन किया है, तो वहां जाके आप देख लो, पहला ही वीडियो में आपको ये मिल जाएगा। दो तरह का अंग होता है, ठीक है। तो इसमें से समजात आपसे पूछा जा रहा है, समजात अंग कौन सा है? जल्दी बताओ, समजात अंग कौन सा है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे चारों ऑप्शन में से जो घोड़ा एवं आदमी का आगे वाला पैर जो है, अग्रपाद, ठीक है, ये समजात अंग है, ठीक है। समजात अंग वैसे अंग होते हैं जो आकार में और कार्यों में समानता प्रदर्शित नहीं करता है, किंतु उत्पत्ति में समान होता है, ठीक है। ये वो कहलाता है समजात अंग, यानी जात उसका अंग है, ठीक है। और जो देखने में एक समान है पर उसका काम अलग है, उसको बोलते हैं समरूप अंग। तो यहाँ से आप ये जान लो कि घोड़े और आदमी का अग्रपाद जो है वह समजात हैं, लेकिन समरूप नहीं, दिखते एक जैसे नहीं है पर काम एक जैसे हैं। अगला क्वेश्चन है, लोलक एरिया नेटवर्क यानी लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको हम लैन बोलते हैं, इसमें निम्न में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है? लैन में किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है? जल्दी बताओ। कंप्यूटर यूज करते हैं, मॉडेम यूज नहीं करते हैं। बिल्कुल सही, आपका आंसर हो जाएगा मॉडेम। मॉडेम को तो हम लोग इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए यूज करते थे, अभी तो आपका जो आ गया है, आसानी से आप सिम में रिचार्ज करवा के कर सकते हो, लेकिन एक समय था जब मॉडेम का यूज किया जाता था लैपटॉप वगैरह में यूज करने के लिए। अभी तो आप वाईफाई हॉटस्पॉट ऑन करते हो, वाईफाई ले लेते हो आसानी से, ठीक है। लेकिन एक वक्त था मॉडेम का बहुत अहमियत था, और अभी तो आप मॉडेम भी छोटा सा सब आ गया है, ठीक है। लेकिन एक वक्त तो मॉडेम बहुत बड़ा हुआ करता था, जिस तरह से आपका यूपीएस होता था उसी तरह से। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, जल्दी बताओ, किसके द्वारा किया जाता है? जल्दी बताओ। ये किया जाता है सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा करता है। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्रियों ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा क्यों की? चीनी यात्रियों का क्या ऐसा मजबूरी रहा जो उन्होंने सर्वप्रथम भारत की यात्रा की? उन्हें बौद्ध धर्म में रुचि था इस कारण से। और देखो, मतलब समय का परिवर्तन देखो कि अभी बौद्ध धर्म जो है वो हमारे यहाँ का धर्म था, और अभी उसको चीन में ज्यादा फॉलो किया जाता है। वहां पे जिस
सेंस में उनको वहां पे लिया जाता है, जितना इज्जत दिया जाता है हमारे यहाँ पे नहीं दिया जाता है। इस पर एक मूवी भी था, आपने शायद देखा होगा, साउथ इंडिया का मूवी था, मुझे नाम याद नहीं है, पर उसी पर वो आधारित है। अगला क्वेश्चन है, नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम था। नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, उसका क्या नाम था? आसान सा क्वेश्चन है, उसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने चलाया था 1930 में। अगला क्वेश्चन है, सौर विकिरण का जो भाग बिना गर्मी दिए पृथ्वी से परावर्तित हो जाता है क्या कहलाता है? जल्दी बताओ, क्या कहलाता है? क्या कहते हैं उसको? उसको एल्बिडो कहते हैं। एल्बिडो लॉ आपने कभी पढ़ा है तो आपको ये चीज क्लियर होगा, ठीक है। एल्बिडो लॉ ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो जो विकिरण बिना गर्मी दिए पृथ्वी से परावर्तित हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, उसको हम लोग एल्बिडो कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आइवरी तट कहाँ स्थित है? आइवरी तट कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ये पश्चिमी अफ्रीका में अवस्थित है। आइवरी तट पश्चिमी अफ्रीका में अवस्थित है और इसका जो राजधानी है वो कहाँ है? यह है यामोसोकारो, ठीक है, यामोसिकारो इसकी राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? यह हुआ था 1914 में। पनामा नहर कब बना? 1914 में। एक्चुअली में इसका जो बनना चालू हुआ था 1904 में हुआ था, लेकिन 1914 में जाके यह पूरा हुआ। यह नहर कहाँ स्थित है? यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। दक्षिण अमेरिका में एक देश है पनामा, ठीक है, वहीं पर यह स्थित है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, अधिकतम राज्यों के साथ सम्मिलित सीमा होने वाले राज्य का नाम बताएं। मतलब किस राज्य का सीमा अधिकतम राज्यों के साथ मिलता है? आसान सा क्वेश्चन है, यह उत्तर प्रदेश, आप सबने पढ़ा होगा, ठीक है। 8 राज्यों से यह स्पर्श करता है। कौन कौन से राज्य है वो, क्या आप सभी को पता है? तो वो है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? किस राज्य में जनसंख्या सबसे कम है? जल्दी बताओ, जनगणना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये है सिक्किम, ठीक है। सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। अगर केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो सबसे कम जनसंख्या लक्षद्वीप में होगा, ठीक है, अगर केंद्र शासित पूछ लिया जाए। यहाँ पे आपसे केंद्र शासित नहीं पूछा गया, इसलिए आपका आंसर क्या है? सिक्किम है, और लक्षद्वीप आपके ऑप्शन में भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये पूछा जाए यहाँ से, जो देखो क्वेश्चन जो है जनसंख्या कम पूछा गया, जनसंख्या घनत्व अगर सबसे कम पूछा जाता तो क्या होता? तो होता अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। घनत्व और जनसंख्या दोनों में अंतर है। 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं इसको उसका घनत्व कहा जाता है, लेकिन वहां का ओवरऑल जनसंख्या कितना है इसको कहा जाता है वहां की जनसंख्या। तो अरुणाचल प्रदेश का जो घनत्व है वह मात्र 17 है, यानी 1 किलोमीटर में 17 लोग रहते हैं। और सिक्किम में जो आप बोल सकते हो ना 1 किलोमीटर में कितने रहते हैं, तो वहां पे इस 17 से ज्यादा, मुझे एक्चुअली याद नहीं है, लेकिन वहां 17 से ज्यादा है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? समता का अधिकार, इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में? जल्दी बताओ, नहीं बताओगे मारूंगा हथौड़ा से, जल्दी बताओ। समता का अधिकार, बिल्कुल सही, यह है अनुच्छेद 14, ठीक है। समता का अधिकार या विधि के समक्ष समानता का अधिकार, ये किसमें है? 14 में है, ठीक है। मौलिक अधिकार का अनुच्छेद कहां से कहां तक है? मौलिक अधिकार का अनुच्छेद कहां से कहां तक है? मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद जान लो, कितना बताऊं मैं। अगला क्वेश्चन है, विख्यात वृंदावन उद्यान निम्नलिखित स्थान में स्थित है। वृंदावन, वृंदावन कहाँ स्थित है? जल्दी बताओ। वृंदावन उद्यान कहाँ स्थित है? ये स्थित है मैसूर में। वृंदावन, आप लोगों को कंफ्यूजन तो हुआ ही होगा, ठीक है। ये वृंदावन उद्यान का बात किया जा रहा है। वृंदावन उद्यान ये कर्नाटक के मैसूर में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान हिंदी में कितने प्रकार की क्या है इमरजेंसियां की शाखाएं हैं? मतलब हमारे यहाँ पे कितने तरह की इमरजेंसियां हैं? तो इमरजेंसी यानी आपातकाल जो सिचुएशन के लिए हमारे संविधान में व्याख्या किया गया है, वो कितने तरह के आपातकाल हैं? तो कितने हैं? 3 हैं, सभी जानते हो। कौन कौन से हैं बताना जरूरी नहीं है, लेकिन अनुच्छेद आपको क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन बिल द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी? एग्जाम में पक्का ये क्वेश्चन आएगा।
यह है 61वां संविधान संशोधन। और ये 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 19 कब हुआ था जल्दी बताओ? 1989 में, ठीक है, 1989 में ये हुआ था। और इसके द्वारा जो आयु है वह 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, जब कोई हवा का बुलबुला किसी झील की तलहटी से सतह तक आता है तो क्या होता है? जल्दी बताओ, मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है आपको। कोई बुलबुला झील की तलहटी से अगर सतह पर आ रहा है तो उसका आकार बढ़ जाएगा, ठीक है, क्या होता है? आकार बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जुड़वां खनिज कहा जाता है? ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। जुड़वां खनिज किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है सीसा और जस्ता को। किसको कहा जाता है? सीसा और जस्ता को जुड़वां खनिज कहा जाता है। क्यों कहते हैं? कभी आपने ये सोचा? देखो, सीसा और जस्ता को इसलिए जुड़वां खनिज कहा जाता है क्योंकि जब खनन होता है ना, उसमें लगभग टाइम ऐसा होता है ये दोनों साथ में ही मिलता है, इसी कारण से जुड़वां खनिज कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मसालों में जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जल्दी से आंसर करो। जड़ से हम लोग इसमें से किसको प्राप्त करते हैं? हल्दी, दालचीनी, लौंग, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि हल्दी प्रकंद से प्राप्त करते हैं, स्टेम से। दालचीनी आपको पता है कि ये छाल है, और लौंग ये फूल से प्राप्त करते हैं, ठीक है, फूल नहीं कली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तमिल रामायण कृति है। तमिल रामायण को किसने लिखा था? तमिल रामायण, जल्दी बताओ। तो तमिल रामायण को किसने लिखा? ये लिखा गया था कंबन के द्वारा। किसने? कंबन ने तमिल रामायण लिखा था, ठीक है। और चोल के शासनकाल में इसको लिखा गया था, ये भी आपसे पूछा जाता है। किसके शासनकाल में? चोल के शासनकाल में। और इसकी अगर कथा देखें तो ये वाल्मीकि के रामायण से मिलती जुलती है, इस कारण से इसको हम लोग तमिल रामायण कहते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, दो मुगल शासक जिन्होंने अपना जीवन चरित्र स्वयं लिखा, वे कौन थे? जल्दी बताओ, कौन थे वो? वो थे बाबर और जहांगीर। इन दोनों ने अपना जो बायोग्राफी है वो खुद लिखा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस महासागर में केप कैमोरिन स्थित है? केप कैमोरिन किस महासागर में स्थित है? तो केप कैमोरिन हिंद महासागर में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? हिंद महासागर में। केप कैमोरिन, आप दूसरा नाम इसका जान रहे हो नहीं जान रहे हो? कन्याकुमारी, ठीक है, कन्याकुमारी को ही केप कैमोरिन के नाम से जाना जाता है। और यह भारत के मुख्य भूमि का सबसे अंतिम बिंदु भी माना जाता है। और ये कहाँ है? ये हिंद महासागर में, तमिलनाडु में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षावन, जल्दी बताओ कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं इन चारों जगह में से अगर आप देखोगे तो अंडमान में, ठीक है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, इसको सदाबहार वन भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वर्षा बहुत अधिक होता है, तो यहाँ पे आपके चार ऑप्शन में से जो अंडमान निकोबार है वहाँ आपका पाया जाता है, वही आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई? बेतला राष्ट्रीय उद्यान, बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई? तो किस वर्ष किया गया? ये किया गया 1986 में, ठीक है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना 1986 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है? इन चारों में से जल्दी बताओ कौन सा वो तत्व है? तो वो तत्व है सीसा यानी लेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? जल्दी बताओ, कंप्यूटर से आसान सा क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये एक एरर होता है, ठीक है। बग एक क्या होता है? एक एरर होता है, या जो भी उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, गलतियां हो जाती है, उसको हम लोग बग बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दो दर्पण आपस में समांतर रखे हुए हैं, उनके बीच में एक वस्तु रख दी जाए तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? आसान सा क्वेश्चन है, अनंत बनेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लैक्टोमीटर से क्या मापा जाता है? जल्दी बताओ। लैक्टोमीटर से दूध की सापेक्षिक घनत्व मापते हैं। यहां से क्वेश्चन में थोड़ा सा आपके लिए ट्विस्ट है। हम लोग दूध की शुद्धता पढ़े हुए होते हैं, ठीक है, लेकिन सापेक्षता के हम लोग क्या करते हैं? उसका रिलेटिव डेंसिटी मेजर करते हैं। ये क्वेश्चन भी फ्रेम किया जाता है थोड़ा सा घुमाकर, और आप फंस जाते हो, ठीक है। तो दूध का हम लोग रिलेटिव डेंसिटी मापते हैं लैक्टोमीटर से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? विधान परिषद से आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% एक रहेगा। जल्दी बताओ, विधान परिषद से एक क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे किस राज्य में विधान परिषद है? मैंने बताया था विधान परिषद पहले 7 जगह में हुआ करता था, लेकिन अब 6 ही जगह में, 6 ही राज्यों में है, क्योंकि जम्मू कश्मीर खत्म हो गया।
और वो 6 राज्य कौन कौन से है जहाँ विधान परिषद है? वो है आपका तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। ठीक है, इन सभी जगह पे है, और एक उत्तर प्रदेश। तो इन सभी पे है, यहाँ पे आपका आंसर महाराष्ट्र होगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार के अंतर्गत फर्में होती है प्राय। अच्छा सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स से। ठीक है, पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार है क्या? जो फर्म होता है उसमें जो भी आपके मार्केट में जो भी फर्म्स हैं, ठीक है, दुकानदार बोल सकते हो, इंडस्ट्रिस्ट बोल सकते हो, जो बोलना है आपको, क्या होती है वो? कीमत बनाने वाली, कीमत देने वाली, कीमत लेने वाली, कीमत नियत करने वाली। तो आप सभी फंस गए हो इसमें पूरी तरह से। आपको समझ में आना चाहिए कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आप ये आसानी से मार पाओगे। पूर्ण प्रतिस्पर्धा मतलब जहां पे टोटल कंपटीशन है, ठीक है, कंपटीशन बहुत हाई है, तो उस वक्त क्या कोई भी ऐसा एक फर्म होगा जो कीमत बनाएगा? कोई नहीं हो सकता, क्योंकि कीमत तो दूसरे को देख कर तय किया जाएगा वहां पे। अगर वो 10 रुपए में दे रहा है तो मुझे 9.5 में देना पड़ेगा। अगर मैं 9.5 में दे रहा हूँ तो कोई 9 में देने के लिए तैयार होगा। कीमत देने वाली तो कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि देना तो हमेशा हर हमेशा किसको है? कस्टमर को ही है। कीमत नियत करने वाली नहीं हो सकती है, बनाने वाली भी नहीं, नियत वाली भी नहीं। तो क्या हो जाएगी? कीमत लेने वाली। जो कीमत है, ठीक है, उसको वो लोग लेते हैं, बस। क्लियर है? और एकाधिकार का अगर बात किया जाता है तो वहां पे कीमत बनाने वाली वो लोग हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस अमेरिकी अंतरिक्ष यान का क्या नाम था जिसका अंतरिक्ष में विस्फोट हो जाने के कारण अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी? जल्दी बताओ, कल्पना चावला का मृत्यु हो गया था किस अंतरिक्ष यान में? तो वह है कोलंबिया। ठीक है, आपको याद होगा 2003 1 फरवरी 2003 वो लोग वापस आ रहे थे, ठीक है, और अंतरिक्ष यान में दुर्घटना हो गया और उसमें आग लग गया, जिसके कारण उसमें 7 जो अंतरिक्ष यात्री थे वो सभी मारे गए। कल्पना चावला के साथ और कितने थे? 7। ठीक है, और ये सभी नासा की तरफ से गए हुए थे। अगला क्वेश्चन है, लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? ये तो आप सभी को पता ही नहीं होगा, आप लोग ने तो कभी पढ़ा ही नहीं होगा। ठीक है, तो मैं ही बता देता हूं, बिहार। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? ये गाया गया था 1911 में। ठीक है, कहाँ गाया गया था? कोलकाता में। ये भी आपसे पूछा जाता है, कब गाया गया था 1911 में? 27 दिसंबर को। ठीक है, 27 दिसंबर को कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, उसी में इसको पहली बार, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित है राष्ट्रगान, ये पहली बार गाया गया था। क्लियर है? और हमारे संविधान में, हमारे संविधान सभा के द्वारा इसको कब अपनाया गया? तो लोग अक्सर इसमें 26 जनवरी मार देते हैं, 26 जनवरी 1950, लेकिन ये अपनाया गया था 24 जनवरी को। ठीक है, 24 जनवरी को एक्सेप्ट किया गया और 26 जनवरी को गाया गया। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया था? जल्दी बताओ, नौरोज किसने किया था? ये बलबन ने किया था, पावोस नौरोज। ठीक है, ये बलबन ने ही चलाया था। क्लियर है? और यह फारसी त्योहार है, ये भी आप याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? जल्दी बताओ, किस अधिवेशन में ली गई थी? तो यह है लाहौर अधिवेशन। आप सभी को पता होगा, लाहौर अधिवेशन 1929। इसमें जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्रीमियन युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? क्रीमियन युद्ध से एक बहुत ही फेमस चीज है लेडी विद द लैम्प। आप जानते हो, आपसे पूछा जाता है किस युद्ध से ये संबंधित है लेडी विद द लैम्प? जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, क्रीमियन युद्ध से संबंधित थी। अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है, किसके बीच ये युद्ध हुआ था? किसके बीच ये युद्ध हुआ था? ये हुआ था, जल्दी बताओ, किसके बीच हुआ था क्रीमियन का युद्ध? अगर आप सभी को पता है तो बताओ जल्दी। क्रीमियन युद्ध रूस और टर्की के बीच हुआ था। किसके बीच? रूस और टर्की के बीच। ठीक है, कब हुआ था? 1854 ईस्वी में। 1854 से लेकर 1856 तक चला था, और ये समाप्त जो हुआ था वो कैसे हुआ था? वो पेरिस के समझौते से हुआ था। कैसे हुआ था? पेरिस की संधि इसको हम लोग बोलते हैं, या पेरिस का समझौता। ठीक है, इससे इसका जो समापन है वो हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? आसान सा क्वेश्चन है। गंगा नदी का 2 प्रमुख स्रोत भागीरथी और अलकनंदा है। भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी बनाती है। कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। ठीक है, देवप्रयाग में ये आके मिलती है, अलकनंदा एक तरफ से भागीरथी, और उसके बाद ये गंगा के नाम से जानी जाती है। अच्छा, उस जगह एक बहुत ही फेमस बांध है,
भागीरथी नदी पर, कौन सा है, टिहरी बांध। ठीक है, आपने ये भी पढ़ लिया होगा पहले कभी ना कभी। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? भरतपुर सेंचुरी किस राज्य में स्थित है, जल्दी बता दो। बिल्कुल सही, यह है राजस्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख करता है? संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य, इसको दूसरे लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो आप पहचान लोगे, लेकिन यहां पे आप लोग फंस गए हो। जल्दी बताओ। बिल्कुल सही, कुछ बच्चों ने जान लिया कि लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब हुआ नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व में लोक कल्याणकारी राज्य का ही चर्चा है, और ये है भाग 4। कौन सा भाग है? भाग 4। अनुच्छेद कहां से कहां तक? 36 से लेकर 51 तक। ठीक है, और 51(1) में क्या है या 51 क में क्या है, कोई मुझे बता सकते हो? मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद तय करना क्या है उसमें। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? 3 पिटक है। ठीक है, और ये पिटक जो है किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब आपको ये बताना है कौन सा पिटक है जो नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है, जल्दी बताओ। तो यह है विनय पिटक। ठीक है, कौन कौन सा 3 पिटक है? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। पहला पिटक था सुत्त पिटक और अंतिम पिटक है अभिधम्म पिटक। ठीक है, तो इस तीनों पिटक के बारे में आपको पता होना चाहिए किसमें क्या है। यहाँ पे पूछा जा रहा है नैतिक आचार संहिता। ठीक है, तो ये था विनय पिटक जो दूसरा पिटक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का मुख्य भोजन क्या है? इन 4 ऑप्शन में से अगर आप देखोगे तो बिहार का मुख्य भोजन चावल ही आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? यह है किशनगंज, बहुत ही अच्छा जगह है। ठीक है, तो वहां पे सबसे अधिक बारिश होती है बिहार में। अगला क्वेश्चन है, सकरी नहर किस वर्ष बनाई गई? सकरी नहर किस वर्ष बनाई गई थी? ये 1950 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1950 में। अगला क्वेश्चन है, सीतामढ़ी मेला किस अवसर पर आयोजित होता है? सीतामढ़ी का मेला किस अवसर पर आयोजित होता है? ये होता है रामनवमी के अवसर पर। ठीक है, रामनवमी के अवसर पर सीतामढ़ी में बहुत फेमस मेला है वहां का। सीता आपको लग रहा है ना, सीता। ठीक है, तो रामनवमी के अवसर पर यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? तो एक और पिटक के बारे में आपको यहाँ पे चर्चा मिल रहा है जो बौद्ध धर्म के शिक्षा के बारे में बताता है। तो वो कौन सा पिटक है, जल्दी बताओ। कौन सा पिटक है वो है अभिधम्म पिटक, जो लास्ट पिटक है। देखो मैं यहाँ पे तीनों बता देता हूँ एक बार। सुत्त पिटक में क्या है? सुत्त पिटक में नियम कानून बताया गया है कि कैसे क्या नियम कानून फॉलो करने चाहिए जो भी बौद्ध धर्म के भिक्षु वगैरह हैं। ठीक है, उसके बाद विनय पिटक में क्या है, अभी मैंने ऊपर बताया। और अभिधम्म पिटक में क्या है? इसमें बौद्ध के जो दार्शनिक, ठीक है, दार्शनिक उपदेश हैं। ठीक है, इसलिए बौद्ध धर्म का शिक्षा का बात किया गया है। ये आपको कहां से मिलता है? ये आपको अभिधम्म पिटक से मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार शरीफ में स्थित इब्राहिम के मकबरे पर किस कला शैली का प्रभाव है? इब्राहिम के मकबरे पर किस कला शैली का प्रभाव है, जल्दी बताओ। कौन सा कला शैली है? इब्राहिम, बिहार शरीफ में इब्राहिम का मकबरा है, तो इसमें तुगलक कला शैली का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। कौन सा? तुगलक कला शैली। अगला क्वेश्चन है, सहोदरा मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? सहोदरा मेला, सहोदरा मेला ये पश्चिमी चंपारण में आयोजित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में बिहार राज्य में कितने औद्योगिक क्षेत्र हैं? औद्योगिक क्षेत्र यानी इंडस्ट्रियल एरिया का बात किया जा रहा है। बिहार में टोटल कितने इंडस्ट्रियल एरिया है अभी? ये है 52। ठीक है, यहां से एक चीज आप याद रखना, आपसे आपने एक टर्म सुना होगा बियाडा। ठीक है, बियाडा, बिहार के किसी भी क्षेत्र में आप रहते हो आपने ये नाम सुना होगा बियाडा। बियाडा का फुल फॉर्म क्या होता है? बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट। ठीक है, ये 1974 में पारित हुआ था और इसके तहत इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप किया जाता है। क्या है बियाडा का फुल फॉर्म? ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप याद रखना है। बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट, बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट। और अभी इसके अंतर्गत टोटल 52 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे इंडस्ट्रियल एरिया निर्मित किया जा रहा है या विकास किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, कोयला पर चलने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित हैं इस प्रकार हैं। तो 3 ऐसे थर्मल पावर प्लांट का नाम बताओ जो कोयला पे चलता है, यानी थर्मल पावर प्लांट है जो कोयला पे ही चलेगा। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे यहाँ पे उतना डेवलपमेंट अभी नहीं हुआ है, तो कोयला पे ही जनरली चल रहे हैं। तो कौन सा 3 है वो है बरौनी, कांटी और नवीनगर। ठीक है, बरौनी, कांटी और नवीनगर, ये तीनों कोयला पे चलने वाला थर्मल पावर प्लांट है। अगला क्वेश्चन है, पहला मुगल शासक कौन था जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था? तो
पहला मुगल शासक कौन था? वो था फर्रुखसियार, ठीक है, जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? किस नाम से? यह है लोकनायक, ठीक है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार का पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य अवस्थित है? बिहार का पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? ये अवस्थित है भागलपुर में। कहाँ अवस्थित है? भागलपुर में। अगला क्वेश्चन है, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण कब हुआ? पटना में स्थित गोलघर का निर्माण कब हुआ? 1786 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1786 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य में 120 मेगावाट उत्पादन क्षमता वाली कांटी ताप विद्युत संयंत्र कब स्थापित किया गया था? कांटी का जो ताप विद्युत संयंत्र है, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1985 में। कब हुई थी? 1985 में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, बिहार में कहाँ जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? जूट का सर्वाधिक उत्पादन बिहार में कहाँ होता है? तो बिहार में अगर आप देखोगे तो पूर्णिया एरिया में, पूर्णिया कटिहार एरिया में सर्वाधिक जूट का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, बरौनी ताप विद्युत संयंत्र कब व किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? बरौनी ताप विद्युत संयंत्र ये कब स्थापित किया गया था और किस देश के सहयोग से? ये 1964 में किया गया था, सोवियत रूस के सहयोग से। अगला क्वेश्चन है, कहलगांव ताप विद्युत संयंत्र बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है? कहलगांव ताप विद्युत संयंत्र ये बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है? जल्दी बताओ। कहलगांव ताप विद्युत संयंत्र तो ये भागलपुर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? भागलपुर जिले में। अगला क्वेश्चन है, वेस्ट इंडीज के किस विस्फोटक सलामी बल्लेबाज ने 17 फरवरी 2019 को अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की थी? चारों में से आपको यह बताना है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से किसने संन्यास ले लिया। तो कौन है वो जिसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? जल्दी बताओ। कौन खिलाड़ी है वो है क्रिस गेल, ठीक है। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। अगला क्वेश्चन है, सैम पुस्तक किसकी कृति है? सैम पुस्तक किसकी कृति है? तो सैम सलमान रुश्दी की एक पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता? बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? तो आपका सही आंसर है हीनयान, ठीक है। बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ चुका था, महायान और हीनयान। महायान वो लोग थे जो लोग बौद्ध को भगवान के रूप में देखते थे, ठीक है, और उनके मूर्ति का पूजा भी करते थे। लेकिन हीनयान बस बौद्ध के जो शिक्षा वगैरह था उसमें विश्वास करते थे। बुद्ध को इन्होंने भगवान मानने से इनकार कर दिया और ये लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 सितंबर को। 15 सितंबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र, तो वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था, ठीक है। इसके जो आप बोल सकते हो ना अग्रदूत थे वो कौन थे? अली ब्रदर्स थे, ठीक है। विलायत अली और इनायत अली ये दो अली थे, दो अली भाई थे, दो अली बंधु थे जिन्होंने वहाबी आंदोलन को पटना में बहुत जोर दिया था, ठीक है। ये लगभग 1828 ईस्वी के आसपास स्टार्ट हुआ था और बहुत टाइम तक चला था, ठीक है। 88 तक लगभग ये चला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? आसान सा क्वेश्चन है, वो कौन था? वो तो दादा भाई नेहरू जी, ठीक है। दादा भाई नेहरू जी थे जो ब्रिटिश संसद के लिए पहली बार निर्वाचित हुए थे। अगला क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस देश को विजय का शस्त्रागार कहा गया? विजय का शस्त्रागार किसको कहा गया? ये कहा गया अमेरिका को, ठीक है। अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध को जीता था और वहीं से जो शस्त्र का जो महाप्रयोग है इसने किया था, आपको पता है एटम बम, ठीक है। जापान धराशायी हो गया, तो इसीलिए कहा गया विजय का शस्त्रागार। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में न्यूनतम मजदूरी कितना रखने का सुझाव दिया गया है? इसी साल जो न्यूनतम मजदूरी है उस पर एक रिपोर्ट आया और ये कहा गया है कि मंथली जो है 9,750 रुपये न्यूनतम मजदूरी होना चाहिए और डेली बेसिस पे शायद 375 रुपये था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त अभी कौन है? यह है सुनील अरोड़ा, ठीक है। कौन है? सुनील अरोड़ा, ठीक है।
तो क्या गाइस, तो ये था आज का आपका टॉप 100 क्वेश्चंस जो आपके आज के टेस्ट में आया। ठीक है, आई होप कि आपको सेट अच्छा लगा होगा और कुछ चीजें आपको सीखने को मिली होगी, कुछ चीजें आपका रिवाइज भी हुआ होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दो और अपने जितने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो उतना करो, ताकि हर कोई इससे बेनिफिटेड हो सके। ठीक है, चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।